गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके साथ साथ हम पेनल्टीज वाला और रेमेडीज वाला भी पोर्शन यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो न्यू सिलेबस में दो चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है, जो इसके पहले वाली है वो आपको अलग से न्यू फोल्डर में मिल जाएगी। स्टडी बडी क्लब के एप्लीकेशन में जो आपने पेड कोर्स परचेज किया है उसमें आपको ओनली फॉर न्यू करके आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसमें आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो कॉमन वाला एकदम से आपको दिया हुआ है, और जो सिर्फ न्यू के लिए एप्लीकेबल है वो न्यू में दिया हुआ है। जो ओल्ड के लिए कोई चीज एप्लीकेबल होगी तो वो ओल्ड का अलग से फोल्डर बना है, तो आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेट्स बिगिन बेटा, बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आ जाओ तो यहां से शुरुआत करते हैं डिस्चार्ज वाले का। When the right and the obligation created by the contract come to an end, क्या होगा जब right and obligation come to an end? उसे हम बोलेंगे discharge of the contract। ठीक है, contract is said to be discharged और terminated। ठीक है, terminate भी बोल सकते हैं, discharge भी अपन इसे बोल सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, मतलब दो पार्टी के बीच में। ठीक है, डिस्चार्ज करना मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। ठीक है, टर्मिनेट करना या डिस्चार्ज करना, तो कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। तो कैसे कैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है वो हम यहाँ पे बेटा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बाय परफॉर्मेंस दिया हुआ है, उसमें दो चीजें दी है, एक्चुअल अटेम्प्टेड, फिर आपको डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आपका लॉ का, फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्ट, और फिर आपका दिया हुआ है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो भी अपन बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा? आपने जब परफॉर्मेंस कर दिया, या तो आपने परफॉर्मेंस कर दिया या तो आपने परफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट किया। अब देखो, अपन लास्ट सेशन में पढ़े थे, आपको पता है, ठीक है, कि अगर आपने अटेम्प्ट किया बट सामने वाला रिफ्यूज कर रहा है या आपको वो एक्ट नहीं करने दे रहा, तो भी आपकी ओर से जो बाउंड था, मतलब आपको जो परफॉर्म करना था वो आपने अपना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, या तो ऑफर टू परफॉर्म आप बोल सकते हो, तो वो एक मान्य गिनाया जाएगा, मतलब आपने वो अपना काम कर दिया है, वो ऐसा गिनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने क्या किया? अटेम्प्ट टू परफॉर्म, या तो आप बोल सकते हो ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, तो परफॉर्मेंस दो तरीके से हो सकता है। परफॉर्मेंस इज यूजुअली मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली डिस्चार्ज कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो जाए? जब दोनों पर्सन ए एंड बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में आए, ए को पैसा देना है, बी को कोई काम करना है, तो बी काम कर देता है, ए पैसे दे देता है, तो दोनों ने अपना परफॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कैसा मोड है? यूजुअल मोड, मतलब नॉर्मली इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। उसमें से दो तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है। एक, एक्चुअल परफॉर्मेंस, बी ने काम कर दिया, ए ने पैसा दे दिया। दूसरा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब ए ने पैसा दे दिया और बी ने काम करने के लिए 2 से 3 बार बोला बट वो काम नहीं हो पाया, मतलब सामने वाले ने ए ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या तो ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, तो दो तरीके से परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम। अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी। फॉर एग्जांपल, अपने ए और बी का एग्जांपल लिया, तो बी को कोई काम करना था तो उसकी क्या थी? ऑब्लिगेशन। तो अगर वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट करता है तो उसे अपन बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपको पता ही है, फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस भी इसे बोलते हैं। अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस, मतलब आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने वैलिड तरीके से अटेम्प्ट किया, तो उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की इक्विवेलेंट ही मानेंगे। इक्विवेलेंट मतलब समांतर, ऐसा ही मानेंगे कि आपने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो दो तरीके से परफॉर्मेंस से हो सकता है। फिर अपन बात करने वाले डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट से कैसे आप डिस्चार्ज हो सकते हो, मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो सकता है? सबसे पहला, नोवेशन। ठीक है, नोवेशन नाम से पता चलता है नया कुछ बनाना। ठीक है, तो आपको नाम से भी याद रख सकते हो, नोवेशन कुछ नया बनाना। अब इसमें क्या होगा, देखो आ जाओ, इसमें ऐसा होगा कि दो पार्टी है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसमें से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें से ए हट जाएगा, उसकी जगह सी आ जाएगा और नए टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नोवेशन, जिसमें एक पार्टी चेंज हो सकती है, एक पार्टी सिमिलर रहेगी। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन में भी चेंजेस दिखेंगे, तो इसे अपन बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन मतलब नया बनाना कॉन्ट्रैक्ट।
अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए को पैसा देना था, बी को कोई काम करना था, तो अब ए की जगह कौन आ गया, सी आ गया, और टर्म्स एंड कंडीशन भी आ गई, कैसे कैसे पेमेंट करेगा वो सब चीजें, ठीक है। तो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। इट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इसके कारण जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी बिटवीन द सेम पार्टी, हो सकता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन डिफरेंट पार्टी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ए और बी ने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या तो ए की जगह कौन आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो अब नोवेशन का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ए एंड बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए को पैसा देना है 1000 और बी को उसके सामने क्या करना है, कोई काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंट करना है, पेंट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि ए की जगह सी आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ए है बट ए ने 1000 का जो पेमेंट करना था उसमें बोल दिया कि भैया 100 के 10 पेमेंट करेगा मंथली ईएमआई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नोवेशन, या उसमें कोई बड़ा कोई चेंजेस लेके आते हैं, पेंट की जगह और कोई काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नया नोवेशन। नोवेशन मतलब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसे बोलते हैं नोवेशन, ठीक है। आ जाओ, A owes to money B under a contract E, it is agreed between A, B and C that B should accept C as his debtor instead of A। अब देखो इसमें क्या था, A को पेमेंट करना था B को, बट उसके बाद क्या हुआ, तीनों ने एग्री किया, A B and C ने एग्री किया कि अब पैसा A नहीं देगा, कौन देगा, C देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टी चेंज हो गया, नोवेशन हो गया। अल्टरेशन, अल्टरेशन और नोवेशन में क्या फर्क है, अल्टरेशन में अल्टर करना, ठीक है। अल्टर करना मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। वो कीबोर्ड के अपने लैपटॉप में आता है ना अल्टर बटन, अल्टर का मतलब क्या, चेंज करना, ठीक है। तो अल्टरेशन, आप अपने शर्ट को भी अल्टर करवाते हो ना, मतलब फिटिंग विटिंग करवाना, उसे अल्टरेशन मतलब चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नोवेशन में क्या होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नया बन जाता है, और अल्टरेशन में थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज किया, उसे अपन बोलते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन मींस चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उसको अपन ने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। जैसे कि डेडलाइन कोई डिसाइड की थी कि भैया 5 अप्रैल तक आपका हो जाना चाहिए, तो चेंज कर दी डेडलाइन, 7 तक चलेगा, ठीक है। तो माइनर सा चेंज किया, इसे अपन बोलते हैं अल्टरेशन। कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है बट माइनर सा चेंज किया। इन केस ऑफ नोवेशन देयर मे बी अ चेंज ऑफ द पार्टीज, नोवेशन में पार्टी का चेंज हो सकता है, अल्टरेशन में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। द पार्टीज रिमेन सेम, ऑलवेज सेम रहेगी। अब देखो नोवेशन और अल्टरेशन में क्या फर्क है, नोवेशन में मेजर चेंज होगा, यहाँ पे माइनर चेंज होगा। नोवेशन में पार्टी बदल सकती है, ऐसा नहीं कि बदलेगी ही, ऑलवेज बदलेगी ऐसा नहीं है। मे बी, देखो मे बी लिखा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी, मतलब सेम पार्टी भी हो सकती है नोवेशन में और डिफरेंट भी हो सकती है, बट अल्टरेशन में ऑलवेज सेम पार्टी होगी, पार्टीज रिमेन द सेम। तो आपको समझ में आया, ये मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस, पार्टीज कैन बी से पार्टीज कैन बी डिफरेंट, पार्टी ऑलवेज विल बी सेम, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रिसेशन मतलब कैंसलेशन, रिसेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, कैंसलेशन, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो भैया डिस्चार्ज हो गया, सिंपल सी बात है। ऑल ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी कैंसल्ड, रिसेशन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में 3 चीजें देखी, नोवेशन नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अल्टरेशन थोड़ा सा चेंज लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो न्यू, यहाँ पे अल्टरेशन में लिख सकते हो चेंज, यहाँ पे रिसेशन में लिख सकते हो कैंसल, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक एक वर्ड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए पैसा देगा 5 लाख और बी उसके लिए 3 माले की बिल्डिंग बनाएगा और उसमें पेंट भी करेगा और उसमें पेंट भी करके देगा। अब ए ने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, एक काम करो, पेंट नहीं करोगे तो चलेगा, पेंट नहीं करोगे तो चलेगा, इसका मतलब ये है कि ए 5 लाख रुपए देगा बट पेंट के बिना वाला वो कंस्ट्रक्शन बी से लेगा, ठीक है। पहले पेंट करना था, अब पेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा ए ने बोल दिया। मतलब ए ने क्या किया, लेजर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया, मतलब थोड़ा कम परफॉर्मेंस होगा तो भी चलेगा, ऐसा ए ने बोला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेमिशन। रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेजर परफॉर्मेंस, ठीक है। जो एक्चुअल में करना था उससे थोड़ा कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया, तो उसे क्या बोलते हैं, रेमिशन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं लेजर ऑफ परफॉर्मेंस, कैंसल, यहाँ पे लिख सकते हैं लेजर परफॉर्मेंस, लेजर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन इज अ वेवर। वेवर मतलब पूरा ही जाने दिया, ठीक है यार आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, आप बनाओगी नहीं बिल्डिंग तो चलेगा, उसे बोलते हैं वेवर। वेवर मतलब पूरा जाने देना, ठीक है। वेवर मींस गिविंग अप और फॉरगोइंग सर्टेन राइट्स,
ठीक है, अभी आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर गोइंग सर्टेन राइट्स, फॉरगोइंग सर्टेन, फॉरगोइंग सर्टेन राइट्स। ठीक है, तो एग्रीमेंट से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे। एक तो नोवेशन से, नया कॉन्ट्रैक्ट बनने से, अल्टरेशन से, चेंज से, रेमिशन मतलब कैंसलेशन, रिसेशन मतलब कैंसलेशन, रेमिशन मतलब लेजर परफॉर्मेंस, और वेवर मतलब पूरा होना, अपने जाने दिया कि भाई तुम नहीं करोगे वो काम तो चलेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी कमेंट्स, क्योंकि लास्ट सेशन में ऐसा हुआ था, म्यूट था और मैं बस बोले जा रहा हूँ। ए भाई काहे नहीं, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो, बढ़िया, चल ठीक है, आ जाओ। अब डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, एसेंस, टाइम एसेंस पता है, लास्ट सेशन में पढ़ा था। हाँ, अगर टाइम इंपॉर्टेंट है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, वॉइडेबल, किसके, कौन से पार्टी से जिसको लेट मिला वो वॉइडेबल रहता है उसके लिए, ठीक है, ये आपको पता है। हाँ भैया, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ फिक्स और रीजनेबल पीरियड, lapse of time discharge the contract. The Indian Limitation Act has prescribed the period within the which the existing right can be enforced in a court. अब ये लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, विद इन विच द एग्जिस्टिंग राइट कैन बी एनफोर्स इन अ कोर्ट, कोर्ट में उस राइट को एनफोर्स करना चाहिए, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो बताता है। अब ये देखो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि फिक्स टाइम में आपको परफॉर्म करना है तो वॉइडेबल रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर फिक्स टाइम में आप परफॉर्म नहीं करते तो वॉइडेबल रहता है, मतलब वो भी क्या हो जाता है, वॉइड आप कर सकते हो, और उसे डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, इफ अ क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ शूट विद इन 3 years ऑफ अ डेट, द डेट बिकम टाइम बार्ड। ये तो अपन ने एग्जांपल काफी बार लिया हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है कि अगर आपने किसी को उधारी पे गुड्स दिया है और आपको पैसा लेना है, ठीक है, बट आपने 3 साल तक उसके पैसे मांग रहे हो, 3 साल खत्म हो गया और आप उसे कॉल कर रहे हो, भाई पैसा दे दे यार, अभी तो 3.5 साल हो गया, वो बोला तेरे को जो करना है कर, अब मैं नहीं देने वाला। तो अब अगर जो ए पर्सन है जिसको लेना था पैसा, वो अगर क्लेम कर मतलब कोर्ट में फाइल करेगा केस, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट भैया टाइम द इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आपको 3 साल के अंदर उसके ऊपर केस करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट वन इज अ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे होगा, डेथ, नाम से ही पता चल रहा है, ओके भैया पर्सन की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भैया। अब देखो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरा पर्सन उसका रिप्रेजेंटेटिव डिस्चार्ज मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है तो वो करेगा, बट अगर पर्सनल स्किल वाला होगा तो क्या कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो डेथ से भी क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहला है डेथ, अरे भैया नीचे ही था, तो सबसे पहला कौन सा, डेथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व स्किल और एबिलिटी, ठीक है, अगर स्किल और एबिलिटी इन्वॉल्व है तो ही ये डेथ से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, अदरवाइज क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव वो काम करेगा, ठीक है। इन अदर केसेस क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ डिसीज पर्सन विल बी पास ऑन लायबिलिटी ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी समझ में आता है, इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, अपन ऐसा बोलते हैं ना, नादार हो जाना, अब उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, अगर पैसा ही नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे करेगा, ठीक है। द इंसॉल्वेंसी ऑफ द मतलब इंसॉल्वेंसी क्या है, इंसॉल्वेंसी भैया आपका है इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर अपन बोले कि इनकेपेबल कौन से पर्सन है तो उसमें इंसॉल्वेंट भी आता है कि इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रॉमिस डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन। अनऑथोराइज मतलब ऑथोराइज नहीं है, पहली बात तो ये। मटेरियल मतलब कुछ इंपोर्टेंट, ये मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल वाला मटेरियल नहीं है, मटेरियल मतलब कुछ बिग बड़ा, ठीक है। अल्टरेशन मतलब चेंजेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़े चेंजेस कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़े चेंजेस कर दिए वो भी अनऑथोराइज, जो ऑथोराइज नहीं है, मतलब ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने कोई ऐसा अल्टरेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बी को पता ही नहीं है और बी ने ऑथोराइज भी नहीं किया, बी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने ए ने ए को पैसा देना था और बी को भैया वो कंस्ट्रक्शन करना था। तो बी ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, परफेक्टली पेंट भी कर दिया, बट ए ने उसमें भैया कॉन्ट्रैक्ट में कोई मेजर चेंजेस कर दिया और लिख दिया भैया कि मैं आपको पैसा दूंगा बट 2 साल के बाद। अब देखो बी को तो ये पता नहीं था और ये बहुत बड़ा और मटेरियल चेंज है, यस मटेरियल चेंज है, और बी को पता नहीं था, बी ने ऑथोराइज नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें बी जो है वो क्लेम कर सकता है ऐसे ए से पूरा का पूरा पैसा अब बी के अब बी। ठीक है, मटेरियल अल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। देखो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी मतलब बी को पता नहीं था और ए ने चेंज कर दिया, डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड और डेट ऑफ द पेमेंट। ठीक है, मनी टू बी पेड कब पे करना है, डेट ऑफ द पेमेंट चेंज कर दिया, प्लेस ऑफ द पेमेंट चेंज कर दिया, आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल चेंजेस। ठीक है, वो पेमेंट वाला ही है। नेक्स्ट वन इज अ मर्जर। मर्जर होगा तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन इंफीरियर राइट्स ऑफ द पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद द सुपीरियर राइट्स। अब देखो ये क्या है, इंफीरियर राइट्स मर्ज विद द सुपीरियर राइट्स अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विद इंफीरियर राइट्स विल कम टू एन एंड। इंफीरियर मतलब छोटा, सुपीरियर मतलब बड़ा। ठीक है, अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बोला तुम एक काम करो मुझे फर्स्ट फ्लोर बना के दो, कितना, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, और मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, कितना, 2 लाख। फर्स्ट फ्लोर जैसे ही कंप्लीट होने आया, ठीक है, थोड़ा बहुत काम बचा था और ए को लगा अल्लाह इसने तो बहुत जबरदस्त काम किया है, मुझे तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनवानी है, एक काम करता हूँ इसी से बनवा लेता हूँ। ए ने कॉल किया बी को और बोला कि एक काम करो तुम ना एक फ्लोर नहीं तीनों 3 फ्लोर तुम ही बना दो। बी ने बोला ठीक है 5 लाख लगेंगे, ए ने बोला ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ फॉर 3 फ्लोर, कितना, 3 फ्लोर के लिए, किसको, बी को। समझ में आया, यस। तो अब देखो अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, ये वाला 3 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट नया बन गया, 3 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, नया बन गया। समझ में आ गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये तो भैया अब खारिज हो गया, मतलब ये निकल गया। क्यों निकल गया भैया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 फ्लोर में ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर कवर हो गया, मतलब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मर्ज हो गया। एक न्यू वाला जो सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट और ये फर्स्ट फ्लोर वाला तीनों मर्ज करके क्या बन गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट 1 2 एंड 3 तीनों फ्लोर का नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया 5 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आपके मर्ज हो गए, एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट प्लस नया कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का दोनों को मर्ज करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो इसे अपन बोलते हैं मर्ज। ठीक है, मर्जर बोलते हैं। एकदम बढ़िया, एकदम हूं पर बहु मजा मचो, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, तो ये हो गया मर्जर से, मर्जर से समझ में आया। इंफीरियर मतलब छोटा, सुपीरियर मतलब बड़ा, लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, छोटा बड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हेन अ पार्ट टाइम लेक्चरर इज मेड फुल टाइम लेक्चरर, मतलब अगर कोई पार्ट टाइम लेक्चरर है जिसको मैं 1 घंटा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ाइए मैं आपको कुछ पेमेंट करूंगा, फिर मैंने बोला एक काम करो तुम फुल टाइम जॉब यहीं पे करो, तो अब जो पार्ट टाइम वाली जॉब थी ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि अब वो खत्म हो गई, दोनों का थोड़ी ना पेमेंट होगा। ठीक है, तो मेड फुल टाइम लेक्चरर। ठीक है, या तो आप बिल्डिंग वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पहले 1 फ्लोर का बोला, फिर अच्छा काम लगा, बोला तीनों 3 फ्लोर आप ही बना दो, टोटल 5 लाख दे दूंगा। ठीक है, तो 2 लाख जो थे अब वो कल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, 3 फ्लोर का टोटल कितना देना है, 5 लाख। नेक्स्ट वन, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ठीक है, एंड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया मतलब एक पर्सन ने काम नहीं किया, ठीक है, ब्रीच किया, तो सॉरी ब्रीच मींस द फेलियर ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। मतलब ए ने पैसा देना था और बी को क्या करना था, बी को वो काम करना था, ए ने पैसा दे दिया बट बी ने काम ही नहीं किया, तो उसने अपना उसका ऑब्लिगेशन नहीं पूरा किया, जैसे बोलते भैया डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब फेलियर। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस पॉसिबल है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए एग्री एन एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल इज अ वॉइड। अगर कोई चीज के ऊपर आपने एग्रीमेंट किया जो अब इम्पॉसिबल है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 माले की बिल्डिंग बनाई है, मैंने 5 माले की बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, मुझे उसमें कलर करवाना था, पीओपी करवाना था और फर्नीचर करवाना था, तो मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बोले ठीक है भैया हम करने के लिए रेडी है। ठीक है, उनको काम शुरू करना था, उसके पहले एक दिन पहले अर्थक्वेक आया और मेरी पूरी बिल्डिंग गिर गई, अब क्या होगा, इम्पॉसिबल है काम करना, क्यों, क्योंकि भैया बिल्डिंग ही नहीं है तो काम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस क्या हो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा डिस्चार्ज वाला अपन ने देख लिया फर्स्ट पेज में। फिर से आते हैं
और यहाँ पे अब देखो, अब ये अब देखोगे ना तो अब आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपको अब समझ में आएगा। पहले वाला परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस या तो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, या तो ऑफर परफॉर्मेंस अपन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपन डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, देखो यहाँ पे पहला कौन सा है, परफॉर्मेंस। दूसरा कौन सा है, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट से कैसे जाएगा, नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरेशन मतलब चेंज करना, ठीक है। नोवेशन में बड़ा चेंज होगा, अल्टरेशन में छोटा चेंज होगा। नोवेशन में पार्टी चेंज हो सकती है, अल्टरेशन में पार्टी सेम रहेगी, ठीक है। रिसेशन मतलब कैंसलेशन, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। रेमिशन मतलब थोड़ा कम परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर देना, ठीक है, मतलब जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, बोला कि कोई बात नहीं थोड़ा कम कम करोगे। वेवर मतलब पूरा माफ कर दिया, ठीक है, काम ही नहीं करोगे तो भी चलेगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब आपने जो टाइम के लिए बोला था उस टाइम में काम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, मतलब वॉइडेबल रहता है द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसको भैया ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ की बात करें तो लॉ में क्या था, डिस्चार्ज डेथ ऑफ द डेथ ऑफ द लॉ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ पे सुधारो भाई, क्या है डेथ ऑफ पर्सन, डेथ ऑफ लॉ कभी जिंदगी में सुना है क्या, मैंने तो नहीं सुना, डेथ ऑफ लॉ, ओह माय गॉड। आ जा, तो डेथ ऑफ द पर्सन, और डेथ ऑफ द पर्सन में ध्यान में रखने का कि अगर उसमें स्किल इन्वॉल्व है, स्किल इन्वॉल्व है तो ही ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा डेथ से। इन अदर केसेस उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, ये काम करेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो जाना, नादार हो जाना, तो वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। अनऑथोराइज मटेरियल चेंजेस, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस, मटेरियल मतलब बड़ा बिग चेंज कर दिया कोई सामने वाले को बताए बिना, उसकी कंसेंट के बिना, उसकी परमिशन के बिना, तो भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मर्जर मतलब एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, इंफीरियर, उसके बदले हमने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया सुपीरियर, तो क्या हो जाएगा, छोटा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग का बोला था 1 माला बनाना 2 लाख, हमने बोला कि एक काम करो तीनों तीन आप ही बना दो, हम 5 लाख दे देंगे, ठीक है, वो वाला चेंज। और चेंज इन लॉ, अगर लॉ में कोई चेंज आता है, लॉ में कोई चेंज आता है क्या, आपने वो नहीं पढ़ा क्या, नहीं इसमें दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ में चेंज आता है, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा। कोई चीज पहले लीगल थी फिर इलीगल होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो यस। फिर आता है इम्पॉसिबिलिटी वाला, इम्पॉसिबिलिटी वाला मतलब कोई काम है जो इम्पॉसिबल है, करना पॉसिबल ही नहीं है, पहले पॉसिबल था। जैसे कि बिल्डिंग में क्या करना है, फर्नीचर करना है, ठीक है, कलर करना है, पीओपी करना है, बट बिल्डिंग की पूरी क्या हो गई, earthquake के कारण गिर गई, अब पॉसिबल ही नहीं है काम करना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल के कारण। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने ब्रीच किया, मतलब ए ने पैसा दे दिया बट बी ने काम ही नहीं किया, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी नेक्स्ट अपन देख ही लेते हैं, आज ही देख लेते हैं, क्योंकि आज का सेशन अभी बहुत छोटा हुआ है, सिर्फ 23 मिनट का सेशन। आज एक काम करते हैं, ये वाला भी आज ही खत्म कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं यार, कोई बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है। कौन सा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज एंड ब्रीच ऑफ, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देना है, देखना है अपने को, और उसके बाद रेमेडीज देखना है। अब देखो ये पूरा चैप्टर क्या होने वाला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच होगा, ठीक है, कि कहाँ पे फेलियर होगा, ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बी का फेलियर कैसे होगा वो देखना। दूसरा, अब बी ने फेलियर कर दिया तो ए के पास क्या रेमेडीज है, मतलब उसके पास क्या राइट्स है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। आज breach of the contract, parties to a contract are bound to perform their respective obligations if any party, मतलब कोई भी पार्टी, if any party fail to perform, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं breach of the contract। if any party fail to perform the obligation imposed upon him, he is said to be has committed breach of contract। उसने क्या किया, ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा अपन बोलेंगे। thus breach means failure of, ब्रीच को क्या बोलेंगे, ब्रीच मीन्स फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म। या तो आपने फेल कर दिया, परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो आपने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करने वाला, ठीक है। या तो आप काम करने गए बट आपसे हुआ नहीं, या तो आप काम करने गए बट आपसे हुआ नहीं, आपको बिल्डिंग बनानी थी, आप बनाने गए बट बनी नहीं रही है, गिर जा रही है, गिर जा रही है, तो यह तो फेलियर हुआ। दूसरा, या तो आपने बना दिया, बोल दिया भैया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मतलब ना बोल देना, कि आपने ना बोल दिया हम नहीं करने वाले, ठीक है, तो इसे क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
हिज ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज। विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, अगर लॉफुल कोई एक्सक्यूज है ठीक है तो ठीक है, जैसे कि आगे डिस्चार्ज वाले रीजन देंगे, अगर उसमें से कोई रीजन है तो अलग सी बात है, अदरवाइज इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और बी को ए को कुछ चीज देनी थी, वो चीज पहले लीगल थी बट उसके बाद इलीगल हो गई, तो ये लॉफुल भैया क्या है, लॉफुल नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो उसमें ब्रीच नहीं बोलेंगे, उसको डिस्चार्ज बाय लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन है जो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो पहले आप डिस्चार्ज देखोगे, अगर डिस्चार्ज तो नहीं है ना, ठीक है, अगर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज में जाएगा, अगर डिस्चार्ज नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, उसको ब्रीच बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब ब्रीच में भी दो तरीके का हो सकता है, एक एक्चुअल ब्रीच और दूसरा हो सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जिस दिन पे परफॉर्म करना है, जिस दिन पे परफॉर्म करना है उस दिन पे वो बंदा बोल रहा है कि मैं काम नहीं करने वाला, ठीक है, वो उस दिन पे व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, या परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो बिल्डिंग बना रहा है और बनाते बनाते थक गया, बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा, इसमें तो घाटा है, बोलेगा मैं नहीं कर रहा। तो एक्चुअल ब्रीच कब हुआ, जब वो काम कर रहा था और मना कर दिया, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और दूसरा क्या है, टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, ड्यू, मतलब जब उसको काम करना था उस टाइम पे ना बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला कि एसी रिपेयर का बोल देते, वो एसी रिपेयर कर रहा था, ठीक है, और रिपेयर करते करते उसको लगा उससे नहीं होगा, तो उसने काम करते करते ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि उसको एसी रिपेयर करना था, आज आना था, और आज उसको आना था तो उसका टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू हो गया, हाँ ड्यू हो गया क्योंकि आज उसको आना था, उस टाइम पे उसने क्या बोल दिया, ना बोल दिया, ठीक है, फेल हो गया या तो रिफ्यूज हो गया या आगे नेग्लेक्ट टू परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग या तो जब ड्यू हो गया तब, ड्यूरिंग या तो ड्यू, ड्यू या तो ड्यूरिंग, याद रखना है, ड्यू या तो ड्यूरिंग, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव्स राइट टू एग्रीमेंट। अब एक्चुअल ब्रीच से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्चुअल ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि या तो वो काम कर रहा था ना बोल दिया, या तो वो काम जिस दिन पे करना था उस दिन पे ना बोला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि भैया काम करने से पहले, अब हमने बोला कि 5 दिन के बाद एसी रिपेयर करना है, और वो आज कॉल करके बोल देता है भैया मैं नहीं आने वाला 5 दिन के बाद, ठीक है, मैं एसी रिपेयर नहीं कर रहा, आप दूसरे बंदे को बोल देना, उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। व्हेन अ पार्टी repudiates his liability under a contract before time of the performance, मतलब जब ड्यू होने वाला था, जब उसको परफॉर्मेंस करना था, कब करना था, 5 दिन के बाद, तो उसने उसके पहले बता दिया, उसके पहले बिफोर द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस इज ड्यू, और और क्या दिया है देखिए, आइए, और व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट हिमसेल्फ, या वो ऐसा कोई काम करता है जिससे वो बता देता है कि भैया मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी डेथ तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, ठीक है, अब पता है कि वो नहीं आने वाला 15 दिन के लिए, तो उसके कोई एक्ट से अपने को पता चलता है कि वो अब नहीं कर पाएगा, या तो उसकी कोई ऐसी जॉब लग गई, ठीक है, एसी रिपेयर करने की गवर्नमेंट जॉब, जहां पे वो और कोई काम नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो गया, कि उसके एक्ट से पता चलता है कि अब वो नहीं काम करने वाला है। तो और कब, ये बिफोर 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 जब परफॉर्मेंस ड्यू होने वाला है तब, ठीक है, सेम डे पे नहीं, बिफोर ड्यू, ठीक है, तो बिफोर ड्यू में क्या आएगा, एंटीसिपेटरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसिपेटरी में कॉन्ट्रैक्ट तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, मतलब उसने मेरे को बोला कि मैं काम नहीं करने वाला, 5 दिन के बाद मैं नहीं आने वाला, आप दूसरे बंदे को बोल देना, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं बोला नहीं भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो एंटीसिपेटरी में तुरंत ब्रीच नहीं होगा, तुरंत ब्रीच नहीं होगा। ब्रीच कब होगा, अब देखो ब्रीच कब होगा, सुनो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25th को 25th को उसको क्या करना है, एसी रिपेयर करना है, उसने मेरे को कब कॉल किया, 20th को, क्या बोला, मैं नहीं आने वाला, तो मैंने क्या बोला, भैया मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी हुआ, मतलब ब्रीच अभी मतलब क्या बोला, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे ब्रीच हुआ है, यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट इस दिन पे वो एक्चुअल में नहीं आया, वो एक्चुअल में नहीं आया, एक्चुअल हो गया, ये परफॉर्मेंस एक्चुअल हो गया, क्यों, क्योंकि सेम डे होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल, और एक्चुअल में क्या होता है, तुरंत ब्रीच बोलते हैं। एक्चुअल में अगर उसने उस दिन पे ना बोला, या तो उस दिन पे वो आया ही नहीं, या तो उसके एक्ट से नहीं आया, मतलब एक्ट से नहीं आया, मतलब एक्ट से पता चल गया, या तो वो काम करते टाइम बंद कर दिया। अब देखो एंटीसिपेटरी में क्या होगा, वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, मतलब उसने एक्ट से बता दिया कि मैं नहीं कर रहा काम, सेम डे पे जब ड्यू हुआ,
ड्यू और ड्यूरिंग कहां पे आता है? एक्चुअल में। और एक्चुअल में क्या होता है? तुरंत ब्रीच बोलते हैं उसको। देखो आ जाओ, एक्चुअल ब्रीच डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्चुअल ब्रीच से तुरंत कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। बट क्या एंटीसिपेटरी में होता है? नहीं होता है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया ठीक है मत आना, कोई बात नहीं, मैं दूसरे को बोल दूंगा, तो यहाँ पे तुरंत ये एंटीसिपेटरी में ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो बता देने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होगा? ओनली व्हेन द एग्रीव्ड पार्टी एक्सेप्ट द रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ भैया तू नहीं आना, तब डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, इफ डज नॉट एक्सेप्ट, मैंने बोला नहीं नहीं यार तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो कब डिस्चार्ज होगा? जिस दिन पे परफॉर्मेंस है, ऑन अ ड्यू डेट, पता है, तब एक्चुअल हो जाएगा, एंटीसिपेटरी में से एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डे पे मना करेगा या एक्ट से पता चलेगा वो आया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो रेपुडिएशन द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिट मे बी, इफ डज नॉट एक्सेप्ट मे बी परफॉर्म बाय अदर पार्टी इफ पॉसिबल। मतलब हो सकता है कि सामने वाला परफॉर्म करे, अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ गया, तो अब कहां पे चला जाएगा? एक्चुअल में चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में कौन सा आता है? ये देखो ड्यू वाला, सेम डे वाला, ड्यू वाला। तो ड्यू के दिन अगर कंडक्ट से पता चलता है कि वो नहीं काम कर रहा है या आया ही नहीं है, तो ये एक्चुअल में चला जाएगा और एक्चुअल ब्रीच में आ जाएगा, नॉट अ एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में एक ही केस में आ सकता है। कौन सा केस? उसने मेरे को ड्यू के पहले बोला, उसने मेरे को ड्यू होने से पहले कॉल करके बोल दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एंटीसिपेटरी में आएगा। अदरवाइज एंटीसिपेटरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम डे पे अगर कंडक्ट से पता चलेगा तो वो एक्चुअल में चला जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये था एक्चुअल और ये था एंटीसिपेटरी। अब हम बात करने वाले हैं आगे वाली चीज। अब ये जो वाली चीज है, ये वाली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, आई थिंक ओल्ड में नहीं दिया। देखो एक बार दिया है क्या? यस नो बताओ मेरे को। ओल्ड में दिया है? ओल्ड में दिया है, बताओ मुझे। ये तो नहीं दिया, ये तो नहीं दिया, ये तो पेनल्टी वाला नहीं दिया है शायद। ठीक है, अब आपको सीधा ये वाला दिया होगा, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज दिया है, ये दो पॉइंट नहीं दिए मेरे ख्याल से। कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन 73 74 शायद नहीं दिया है, शायद नहीं दिया है, ओल्ड में नहीं दिया है। देखो एक बार मुझे कंफर्म करो बेटा। बताओ। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, रेमेडीज वाला पढ़ लेते हैं, और जो बीच वाला जो पोर्शन है ओनली न्यू वालों का, ये इस सेशन के एंड में मैं 5 से 10 15 मिनट जो भी लगेगी अपना, ठीक है, उसमें मैं पढ़ा दूंगा। हाँ नहीं है ना, तो अपन रेमेडीज को पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, रेमेडीज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेमेडीज तो सब में दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों में। ठीक है, तो ये न्यू वाले पोर्शन के लिए लास्ट के 10 मिनट कौन बैठेगा? सिर्फ न्यू वाले बैठेंगे। ओल्ड वाले क्लोज कर सकते हैं वीडियो को और बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलो। When there is a breach of the contract, the aggrieved party has one or more of the following remedies. ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब कौन? जिसको भैया नुकसान हुआ है, उसके पास क्या है? ये कुछ रेमेडीज है, उसके पास इतने राइट्स है। कौन से राइट है? आ जाओ पढ़ते, आ जाओ बेटा। सबसे पहला, शूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब देखो, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट बी ने क्या किया? बी ने काम नहीं किया, तो ए क्या कर सकता है? ए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए शू कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? कैंसिल करने के लिए, भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, मैं अब उसको पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। सिंपल सी बात है। ठीक है, सामने वाले ने ब्रीच किया तो अब मैं उसको पेमेंट क्यों करूं? तो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए शू कर सकता है कि भैया सामने वाले ने काम नहीं किया, इसलिए अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था, दोनों ने साइन की थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है भैया खत्म। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं। रिसेशन मींस द कैंसिलेशन। देखो, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी, ब्रीच बाय वन पार्टी, ब्रीच बाय वन पार्टी, अदर पार्टी क्या कर सकती है? शू टू ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए ये क्या कर सकती है? शू कर सकती है। ठीक है, और जब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ग्रांट करेगी कि हाँ भैया, कोर्ट ने बोला ओके ठीक है, बी ने काम नहीं किया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कैंसल, तो इस केस में क्या होगा? ए जो होगा, एग्रीड पार्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल इज ऑब्लिगेशन, मतलब ए फ्री हो जाएगा, अब उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली सबसे पहला राइट कैंसलेशन, सबसे पहला कैंसलेशन। दूसरा, शूट फॉर डैमेजेस, मतलब ए को अगर कोई नुकसान हुआ तो वो शू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है कि भैया मुझे इतना नुकसान हुआ है, बी को बोलो मुझे भरपाई करके दे।
तो ऐसे भी आप केस कर, सबसे पहला कैंसिल करने के लिए भैया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। दूसरी बात, मेरे को भैया कुछ डैमेजेस हुए, मुझे पैसे दो, तो वो डैमेजेस के लिए हो सकता है, आ जाओ। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। भैया यहाँ पे जब सामने वाला ब्रीच करेगा, उसने काम नहीं करके दिया, ठीक है, तो उसके लिए अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने 3 माले की बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, और मैंने उसमें फर्नीचर करने को बी को बोला तुम फर्नीचर करो, बी ने बोला मैं 3 महीने में कंप्लीट करूंगा, और मुझे पता था कि 3 महीने बाद मेरी एक सीजन होने वाली है, मतलब ठीक है, अब दिवाली सीजन आने वाली है, लोग घूमने आने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे पता था कि मेरी शिमला मनाली में मेरी जो होटल है, ठीक है, वहां पे काफी सारे गेस्ट आएंगे और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। बट इस भैया ने, बी ने कंप्लीट ही नहीं किया काम, उसने ब्रीच कर दिया, आधे अधूरे में बोल दिया अब मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, मेरे को डैमेज हुआ, मेरे को नुकसान हुआ, तो मैं केस करूंगा भैया इसके कारण मेरे को नुकसान हुआ, मेरे को भरपाई करके दो। तो यहाँ पे इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट वन इज अ सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट। अब इसमें क्या होता है, जितना काम किया उतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। क्वांटम मेरिट मीन्स as much as merit or as much as earned. In other words, it means the payment in proportion to amount of the work done. ठीक है, अब देखो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बी को कोई काम करना था, ए को पैसा देना था। अब बी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि भैया आपको कैसे करना है, 10% काम खत्म हो जाए तो 10% पैसा देना पड़ेगा, 20% खत्म हो जाए तो 20% पैसा देना पड़ेगा, या फिर उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि इस डेट पे आपको इतना पेमेंट देना है, काम इतना इतना होता रहेगा, ठीक है, बट ए ने पेमेंट ही नहीं किया। बी कब से बेचारा काम करे जा रहा है, फिर वही बी कंटाल गया, बी ने काम बंद कर दिया और केस कर दिया कि भैया इसको बोलो मैं आप काम तो नहीं कर रहा, काम तो मैं नहीं कर रहा, बट मैंने जितना काम किया उतना उसको बोलो कि मेरे को पेमेंट कर दे। तो इसे बोलते हैं शूट फॉर क्वांटम मेरिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटम मेरिट, ठीक है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लेम कब हो सकता है, क्लेम कब हो सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। व्हेन समथिंग हैज बीन डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूसली, मतलब कोई ऐसी चीज की, बी ने क्या किया, समथिंग हैज बीन डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूसली, मतलब फ्री में, बी थोड़ी फ्री में करना चाहता था, तो बी का इंटेंशन फ्री में था नहीं था, तो समथिंग हैज बीन डन विदाउट ग्रेटिट्यूसली, इंटेंशन उसका ग्रेटिट्यूस वाला नहीं था, फ्री का नहीं था, तो ऐसा कोई काम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाना चाहिए। वेयर वन पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म द अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन्हें रिफ्यूज कर दिया कि अब मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्वांटम मेरिट के लिए भी शू कर सकते हैं, ये भी रेमेडी अवेलेबल है। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भाई ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए शू करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब बी ने क्या किया, फर्नीचर नहीं कर रहा था, तो इन्हें ए ने फाइल कर दिया, सू फाइल कर दिया कि उस बी के ऊपर, और ऐसा बोला कि चलो वो 3 फ्लोर का फर्नीचर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उसको बोलो कि 2 फ्लोर का मुझे फर्नीचर करके दे, तो भैया यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ए ने क्या शू किया, क्या केस किया कि बी को बोलो सेकंड फ्लोर का मुझे फर्नीचर कंप्लीट करके दे, तभी मैं पेमेंट करूंगा। तो इन सर्टेन स्पेशल केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि डैमेजेस मिलना वो एडिक्वेट नहीं होता, मतलब ये को लगता है कि यार सिर्फ पैसे मिल जाने से कुछ नहीं होगा, मेरा फर्नीचर आधा अधूरा कोई नहीं करेगा, तो ये बोल रहा है कि एक काम करो, उसको बोलो फर्नीचर कंप्लीट करे, डैमेजेस नहीं चाहिए मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे फर्नीचर कंप्लीट चाहिए। द कोर्ट में इन सच केसेस ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसमें क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर करेगा बी को कि भाई तू एक काम कर, उसका वो फर्नीचर है वो कंप्लीट तू करके दे, ठीक है, उसको डैमेजेस नहीं चाहिए, तेरे से काम चाहिए तो तू काम उसको कंप्लीट करके दे, ठीक है। डिफॉल्टिंग पार्टी विल बी फोर्स टू परफॉर्म, मतलब जिसने डिफॉल्ट किया उसको फोर्स करेंगे परफॉर्म करने के लिए, मतलब बी बोल रहा था मैं नहीं करूंगा, बट कोर्ट क्या करेगी, फोर्स करेगी कि भैया तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज ग्रांट ओनली द फॉलोइंग केसेस, ये कब अवेलेबल होगा, ए के पास राइट, ये देख लेते हैं। वेयर कंपनसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, मतलब जब लग रहा है कि यार कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है, कंपनसेशन कितना भी पैसा दे दो उससे कोई मतलब नहीं है, बट काम होना चाहिए था। सेकंड, वेयर देयर इज अ नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ द एक्चुअल डैमेज, मतलब एक्चुअल डैमेज को हम एसर्टेन नहीं कर सकते, एसर्टेन करना मतलब फाइंड आउट करना, तो जब हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना नुकसान हुआ उसको एसर्टेन कर सके, ए बोल रहा है मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ, बी बोल रहा है भैया तेरे होटल पे 1 लाख के बंदे भी नहीं आते एक पूरे साल में, तुम 50 लाख का डैमेज क्यों मांग रहे हो एक महीने का, तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कि आप डिसाइड वो कितना डैमेज हुआ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। थर्ड, वेयर द कंपनसेशन इन द मनी कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है, हो सकता है बी बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो कोर्ट बोलेगा एक काम कर तेरे पास पैसा नहीं है तो काम खत्म करके दे, तो ये 3 केसेस में हो सकता है कि कोर्ट बी को बोलेगा तू काम खत्म करके दे, कब बोलेगा, पहला when compensation is not adequate relief, जब कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, ठीक है। अब ये मंदिर के केस में भी हो सकता है कि अगर मंदिर बन रहा है कोई बहुत उसका क्या बोलते हैं
मंदिर को ओपन करना है, नया मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और पहले से 1 साल पहले से डेट अनाउंस कर दी है कि यहाँ पे इस डेट पे मंदिर ओपन होने वाला है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाला है अगर वो नहीं कर रहा तो जो मंदिर के ट्रस्टी है वो क्या बोलेंगे, भैया पैसे से मतलब नहीं है, हमने 1 साल से ढंढेरा पीटा है, हमारे रेपुटेशन का सवाल है, आपको काम करके देना पड़ेगा। तो जब मनी एडिक्वेट नहीं होता, जब काम इंपॉर्टेंट होता है तब काम करके देना पड़ेगा। दूसरा, जब कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं है कि कितना पैसा देना है। तीसरा, जब कंपनसेशन बी बोला है मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई, ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा पैसा नहीं है तो काम करो, दो में से एक तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शूट फॉर इंजेक्शन। शूट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन इज ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, रोकना, स्टॉप या तो रोकना, ठीक है, क्या होता है, रोकना। द कोर्ट बाय इश्यूइंग इंजेक्शन restrain a person from doing what he restrain restrain from doing what he has promised not to do। मतलब देखो, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी को बोला फर्नीचर करने को, बी को बोला फर्नीचर करने को, ठीक है। अब बी ने क्या किया, फर्नीचर करने के बाद उसमें जहां जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, वो भी खुद लाके लगवाने लगा। अब देखो ये ने बोला भैया मैंने तुझे बोला ही नहीं है, फिर तू बिल बनाएगा, मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मैंने सिर्फ फर्नीचर का बोला था, फर्नीचर कर, बात कर, यहाँ पे खत्म। बट बी तो रोक ही नहीं रहा है भाई, तो ये ने केस कर दिया, कोर्ट में बोला कि भाई देखो मैंने सिर्फ फर्नीचर का बोला, वो एसी और टीवी सब लगा रहा है, मैं उसका पैसा नहीं दूंगा, उसको बोलो वो सब उठा के लेके अपने घर पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शूट फॉर इंजेक्शन बोलेंगे। शूट फॉर इंजेक्शन मतलब ए ने क्या किया, सामने वाले पर्सन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, उसको वो एसी लगाने से रोकने के लिए इन्हें केस किया, ठीक है। फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज प्रॉमिस नॉट टू डू, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं लगाऊंगा एसी, फिर भी वो लगा रहा है हरामी इंसान, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज उसके पास अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस वाले उनका जितना भी पोर्शन था उतना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो चुका है खत्म। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो चुका है खत्म, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका एक सबसे बड़ा मेजर चैप्टर हो चुका है खत्म। अब तो बस छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी है जो अपन जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब न्यू सिलेबस वाले यहाँ पे मेरे साथ रहेंगे, उनको मैं ये एक पेज जो एक्स्ट्रा दिया है वो अपन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं ओल्ड सिलेबस वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। न्यू वाले लेट्स कंटिन्यू। चलिए आ जाइए भाई। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या क्या परिणाम होंगे अगर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या परिणाम होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे दी हुई है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनसेशन आप मांग सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कंपनसेशन मांग सकते हो, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वही चीज दी हुई है। बट फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर the party who suffer by the breach of a entitled to receive compensation for any loss, compensation for any loss or damages, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो ए को जितना नुकसान हुआ, ठीक है, उतना पैसा वो क्या करेगा, बी से रिकवर करेगा। वही चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया है देख लेते हैं। देखो अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सच कंपनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सच कंपनसेशन इज नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस और डैमेजेस। अब देखो आप इनडायरेक्ट डैमेजेस और लॉसेस नहीं दिखा सकते, तो अगर ये होता तो वो होता और वो होता तो वो होता, मतलब आप कितना दूर का गिना रहे हो कि मेरे को ये नुकसान होता, तो भैया वो इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट आपको जो लॉस हो रहा है वो आपको तुरंत ही दे देंगे, बाकी इनडायरेक्ट लॉस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, कंपनसेशन फॉर फेलियर to discharge obligation resembling those created by the contract। ठीक है, when the obligation resembling those created by the contract has been incurred and not been discharged, अगर कोई काम है वो डिस्चार्ज नहीं किया, not been discharged, any person injured by the failure or discharge, उसको क्या मिलेगा, receive the same compensation from a party in a default, ठीक है।
जिसने डिफॉल्ट किया उससे उतना पैसा उसको मिल जाएगा, एज इफ सच पर्सन हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ठीक है, ये रेमेडीज वाला दिया है जो अपन ने पूरा वैसे पढ़ लिया है। ठीक है, कि उसको रेमेडीज मिलेगी किसके लिए, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, रेमेडी मिलेगी उसको कैसे, कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट मतलब ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीचे क्या दिया है, आ जाओ, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब अगर आपने पेनल्टी ऑलरेडी डिसाइड कर दी है तो वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और पहले से पेनल्टी डिसाइड कर दी कि बी ने अगर ये काम नहीं किया तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उतनी पेनल्टी भैया देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, अब ये पेनल्टी वाला क्यों लगाएगा, ए और बी कौन सा भैया, 3 फ्लोर का होटल बनाना है, 3 फ्लोर का क्या बनाना है, होटल बनाना है। ठीक है, ए पैसा देगा, बी उसको काम करके देगा। अब बी को लगा कि ए ना इतना हरामी पर्सन है कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो वो झूठा झूठा क्लेम करेगा कि मेरे तो 1 महीने में इतने गेस्ट आते हैं, इतने विजिटर्स आते हैं, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मुझे 5 लाख का 10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये बी को डर लगा, तो बी क्या बोलेगा, एक काम करते हैं, अगर मैं काम नहीं कर पाएगा तो मैं तेरे को 20,000 दे दूंगा, बात खत्म। तो ये पेनल्टी लगा दी। ठीक है, अब ए को क्या है, ए को ये है कि मैं चाहता हूं कि भैया हो सकता है कि ये जो फेस्टिवल आने वाला है वो बंद रहे, मतलब वो फेस्टिवल ना हो क्योंकि बारिश बहुत है, तो मेरे को तो कोई लॉस जाएगा नहीं, अगर मेरे को कोई लॉस नहीं जाएगा तो मैं बी के ऊपर केस नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हें सोचा ठीक है यार 20,000 तो 20,000 तो कुछ तो मिलेगा अगर वो काम नहीं कर पाया, तो इन्हें क्या कहा, ठीक है 20,000, मतलब दोनों को फायदा है अगर पेनल्टी रखते तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या बोलेगा, ठीक है पेनल्टी 20,000 में लूंगा अगर आपने काम नहीं किया, और बी बोलेगा मैं तुम्हें फिक्स 20,000 दूंगा। अब देखो अगर काम नहीं हो पाया, अगर बी से काम नहीं हो पाया, ठीक है, और बारिश बहुत ज्यादा थी, बारिश बहुत ज्यादा, मतलब लग रहा था कि ये फेस्टिवल होगा ही नहीं और ये को कोई गेस्ट नहीं आने वाले, तो बी ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया तुम्हें तो कोई गेस्ट नहीं आने वाले, अब मैं 20,000 नहीं दूंगा। नहीं भैया, ए को लॉस हो या ना हो, ए को लॉस या डैमेजेस हो या ना हो, बी को 20,000 कंपलसरी देने पड़ेंगे। समझ में आए, और अगर ए को लॉस होता है 15 लाख का, फिर भी उसको 20,000 ही मिलेंगे। आई एम सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेनल्टी में कैसा होगा, लॉस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, जब ब्रीच होगा तब। दूसरी बात, कितना भी उसको लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिसाइड किया उतना ही देगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं देगा। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है। देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इफ द सम इज नेम्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड, इफ द सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच के टाइम पे अगर कोई कितना पैसा देना है वो डिसाइड कर लिया है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं पेनल्टी, उसे अपन बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, अब देखो, पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ अ ब्रीच, जो ब्रीच का कंप्लेन कर रही है, मतलब ए, अगर ए कंप्लेन कर रही है कि बी ने काम नहीं किया, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव्ड, भैया एक्चुअल लॉस हुआ कि नहीं हुआ वो प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को ए को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, टू रिसीव फ्रॉम अ पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, रीजनेबल कंपनसेशन उसको मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो नेम्ड पेनल्टी और स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और बी ने ब्रीच किया, पेनल्टी कितने डिसाइड की 20,000, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, रीजनेबल कंपनसेशन नॉट ग्रेटर देन पेनल्टी, मतलब उसको रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा, उसको जितना डैमेज हुआ उतना मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का डैमेज हुआ तो 10,000 मिलेगा, 50,000 का हुआ तो मैक्सिमम कितना 20,000, क्योंकि पेनल्टी कितनी है 20,000। बट अगर उसको कितना डैमेज हुआ वो डिसाइड नहीं हुआ, अगर वो डिसाइड नहीं हो रहा है कि कितना डैमेज हुआ तो उसको 20,000 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव्ड, एक्चुअल डैमेज और लॉस प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, ए को पैसा मिलेगा, वो फाइनल है। ठीक है, बट कितना मिलेगा, मैक्सिमम 20,000, मैक्सिमम 20,000। ठीक है, तो अगर कम हुआ हो तो कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो नेम्ड, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो नेम्ड, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और कितना मिलेगा, रीजनेबल मिलेगा। ठीक है, अगर रीजनेबल डिसाइड नहीं हो पा रहा तो जो डिसाइड किया उतना टोटल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है।
देखो यहाँ पे दूसरा एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू एनी बेल बॉन्ड, ठीक है। अब ये काफी सारे एग्रीमेंट के यहाँ पे आपको नाम दिए हैं, जैसे कि मैं ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ, बेल बॉन्ड, रिकॉग्नाइजन, ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर और प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अगर ये सब चीजें किया है, मतलब गवर्नमेंट वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और पर्सन ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसकी कितना लगेगा, पेनल्टी लगेगा। बट पेनल्टी, अब इसमें मैक्सिमम लिमिट जो बोला ना कि मैक्सिमम जितना पेनल्टी उतना, ऐसा कुछ नहीं, इसको फुल अमाउंट भी देना पड़ सकता है, टू पे द होल सम मेंशन देयर, ठीक है, उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसने अगर कम रीजनेबल आया तो रीजनेबल 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 कुछ नहीं, आपको टू पे द होल सम मेंशन देयर, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो गवर्नमेंट अपना फायदा उठा रही है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज क्या था भैया, ये चीज आपका था ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी होती है भैया खत्म, ठीक है। ये पूरा आपका डैमेजेस वाला, रेमेडीज वाला भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये राइट वाला वही चीज दिया हुआ है, देखो पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, आपको लगेगा भैया पढ़े नहीं, बट वही चीज है, देखो पार्टी राइटफुली रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू कंपटीशन, अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जिसने भी कंपनसेशन उसको मिलेगा, उसको जो डैमेज हुआ उसका उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस, ठीक है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया कि भैया अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कब होगा, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी काम नहीं कर रहा, तो इन्हें क्या बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, क्योंकि बी काम ही नहीं कर रहा है। तो अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ए अपने राइट से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मतलब उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट इवन वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप पता होगा, ये कौन सा पहले और दूसरे वाली बात है, समझ में आया। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और उसके साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, तो ये दोनों चीजों साथ में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए अब कर रहा हूँ, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंजॉय आई होप आप कर रहे होंगे, और पूरा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे होता है खत्म। चलिए, तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे रख देता हूँ और आप इसे हाईलाइट जरूर से कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।